हेलो टू एवरीवन। हेलो बच्चा लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की दुआओं से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने केमिस्ट्री की क्लास में कल एक जो है आपकी एक्टिविटी 2.5 तक कर ली थी। आफ्टर द 2.5 2.6 करेंगे और 2.6 के आगे कंटिन्यू एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है बच्चा लोग। तो जो सबसे पहले आपको देखना है वो ये है कि इस एक्टिविटी में क्या बोल रहा है। तो आप लोग भी अपना काम फटाफट कर दीजिए, एक एक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है। तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर, कह रहा है कि आखिर कोई एसिड एंड बेस को अगर हम एक साथ मिलाएं, अगर ये एक साथ रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर केवल ये बात बोली जा रही है कि अगर आप रिएक्शन में एसिड एंड बेस की रिएक्शन एक साथ कराते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस हर एक्टिविटी के अंदर पूछी जा रही है और आपकी ही ऑब्जर्वेशंस वहां पे लिखनी होती है जो आप ऑब्जर्व करते हो पूरे प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं, हमने कल की एक्टिविटी में हमने जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराई थी और उसमें हमने देखा था कि उसमें सॉल्ट और कोई एक जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा था। इससे पहले की एक्टिविटी में हम लोगों ने भी कई सारी चीजें देखी थी, जैसे हमने मेटल की रिएक्शन कराई थी एसिड के साथ, बेस की रिएक्शन कराई थी एसिड के साथ, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस कंपलसरी रिलीज हो रही थी। उसके पहले हमने इंट्रो क्लास में देखा था कि आखिर किसी एसिड एंड बेस की आइडेंटिटी को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एसिड है या बेस है। हमने भी उसमें कई चीजें देखी थी कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट देख लो कि आपके पास इंडिकेटर्स होंगे, कुछ इंडिकेटर्स होंगे, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स होंगे, ओला फैक्ट्री इंडिकेटर्स होंगे। तो भाई इनके बेसिस पर भी आप क्या कर सकते हो, इनके बेसिस पर आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को बता सकते हो। तो उसके बाद हम आज देखने वाले हैं कि एसिड एंड बेस को अगर एक साथ रिएक्ट कराया जाए, अगर एसिड एंड बेस को रिएक्ट कराया जाए तो यहां पर क्या रिएक्शन प्लेस लेगी, आखिर क्या फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आपकी एक्टिविटी 2.6 में बोला गया है कि टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। कह रहा है कि 2 ml के पास 2 ml के पास NaOH का सॉल्यूशन ले लो इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनेप्थलीन सॉल्यूशन। तो हमने पहली बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हमने फिनेप्थलीन का टेस्ट किया था या फिनेप्थलीन के बारे में बताया था कि भाई फिनेप्थलीन होता क्या है और फिनेप्थलीन को हम एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे तो कौन कौन से कलर वहां पर निकल करके आएंगे, यहाँ पे कलर के चेंजेस होंगे। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम ये बता चुके हैं, अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो बच्चा लोग ये आप लोगों की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आप इतनी बड़ी सीरीज यानी कि प्रतिभा सीरीज को आप अगर मिस कर रहे हो तो लिटरली बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो इन द केस ऑफ साइंस एंड इन द केस ऑफ SST एज वेल एज मैथ। मैथ की भी सीरीज आएगी बच्चा लोग, परेशान नहीं होना है। ठीक है। आपको पूरा सिलेबस बिफोर द एग्जाम बिफोर द बोर्ड आपके पास होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ए डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द एबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सॉल्यूशन बने NaOH में जब हम फिनेप्थलीन को ऐड कर देंगे, यानी NaOH में आप फिनेप्थलीन को ऐड कर दो, यानी C20H14O4 को ऐड करोगे तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन प्लेस लेगी। फिर कह रहा है जो भी यहाँ पर X कंपाउंड बने, सपोज करो कोई X कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो कह रहा है इस X कंपाउंड में HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर से ऐड करो और कह रहा है कि इज देयर एनी कलर चेंज, क्या यहाँ पर कोई कलर चेंजेस होंगे फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनेप्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। आखिर फिनेप्थलीन का जो कलर है वो आफ्टर एसिड को ऐड करने के बाद क्यों चेंज होगा। नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द एबव मिक्सचर। फिर से कह रहा है कि जब ये सारी बातें हो जाएं, जब आप HCl ऐड कर दो, तो अगर सपोज करो यहाँ पे HCl ऐड करने के बाद रिएक्शन ने प्लेस लिया और यहाँ पर कोई Y कंपाउंड बना, अब ये कह रहा है इस Y कंपाउंड में फिर से आप NaOH को ऐड करो। तो कह रहा है कि फिर आप क्या देखोगे
डज द पिंक कलर ऑफ द फिनेप्थलीन रीअपियर, कि क्या जो पिंक कलर था फिनेप्थलीन का क्या वो फिर से रीअपियर होगा या नहीं होगा। वॉट डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, आप आखिर ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है, यानी कि आपकी प्रोसेस क्या है, आपने पहले NaOH के सॉल्यूशन में फिनेप्थलीन को मिलाया, रिएक्शन टेक्स प्लेस लेगी, कोई रिएक्शन प्लेस लेगी तो वहां पे मान लो एक्स कंपाउंड मिला, आपने देखा कि क्या एक्स कंपाउंड जो भी बना है क्या उसमें कोई कलर में चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं, और क्या कलर में चेंजेस आएंगे, येलो होगा कि रेड होगा, हमने पहले ही क्लास में बता दिया था। इस वजह से ये आपके लिए थोड़ा सस्पेंस वाला मैटर रहेगा, आप पहली क्लास को देखेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वहाँ पे हमने क्या बोला है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि इस एक्स कंपाउंड में आप HCl के सोल्यूशन को ऐड कर दो, आपने HCl का सोल्यूशन ऐड कर दिया, तो कह रहे हैं फिर क्या कोई फिनेप्थलीन में चेंजेस होंगे या फिनेप्थलीन जो है आपका रीअपियर होना चालू होगा। फिर कह रहा है कि ये जो Y कंपाउंड बना है इसमें NaOH ऐड करो, फिर कह रहा है कि जब NaOH आप ऐड करोगे तो क्या फिर से जो फिनेप्थलीन है वो पिंक कलर में रीअपियर होगा होगा या नहीं होगा। इसी बात को आपको लिखना है अपनी लैंग्वेज में, हमने इस बात को बहुत अच्छे से डेप्थ में बताया था, तो आपको पहली क्लास करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, अब यहाँ पे बात ये है कि आप एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप एसिड एंड बेस की रिएक्शन कराते हो, जब एसिड प्लस बेस की रिएक्शन आप कराते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सॉल्ट मिलेगा कोई और वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर का। इसी को हम बोलते हैं बच्चा लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको बच्चा लोग इस बात को ध्यान देना है थोड़ा सा कि इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये बोलोगे कि जब भी आप किसी भी बेस की रिएक्शन या एसिड की रिएक्शन, आप किसी बेस की रिएक्शन एसिड से कराओ या एसिड की रिएक्शन बेस से कराओ तो आपको सॉल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे NaCl मिला और H2O हमें फॉर्म हुआ, तो जो रिएक्शन वो प्लेस लेगी वो लेगी इस तरह से, ठीक है, कि बेस प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर, बेसिड प्लस एसिड इक्वल सॉल्ट प्लस वाटर। इज इट क्लियर। चलिए इसकी अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी कह रही है कि जो है आपका रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर कह रहा है कि हम मेटालिक ऑक्साइड का किसी एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.7 है, आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है। करेक्ट, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर ऑक्साइड हमें लेना है यानी कि CuO लेना है, ठीक है, इन अ बीकर एंड ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टीरिंग। करें कि इसमें HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें ऐड करना है, ठीक है। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन के कलर को नोट करना है। एंड व्हाट हैज हैपेंड टू कॉपर ऑक्साइड, आखिर कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होगा। तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन में केवल इतना होगा कि जो ये कॉपर ऑक्साइड है जब हम इसमें HCl को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में चेंज होना चालू हो जाएगा, सॉरी कॉपर सेकेंड क्लोराइड में चेंज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, क्लोराइड में चेंज होना चालू हो जाएगा। और ये जो कॉपर सेकेंड क्लोराइड है इसका कलर होगा ब्लू ग्रीन। कैसा होगा, ब्लू ग्रीन। तो आपको बच्चा लोग ये याद रखना है थोड़ा सा कि जब हम कभी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराएंगे या कॉपर ऑक्साइड के सॉल्यूशन में जो आपकी एक्टिविटी बोल रही है उसमें हम ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl के सॉल्यूशन को डालें तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कॉपर सेकेंड क्लोराइड बनेगा और जो कॉपर सेकेंड क्लोराइड का सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, ब्लू ग्रीन होगा। तो आप बोलेंगे बच्चा लोग कि हमें सर यहाँ पर दो बातें समझ में आ रही हैं। पहली बात ये कि जो रिएक्शन प्लेस ले रही है उसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कॉपर सेकेंड क्लोराइड है और कॉपर सेकेंड क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होगा वो ब्लू ग्रीन फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे बच्चा लोग कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन किसी एसिड से कराने पर कोई सॉल्ट फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा। क्या बच्चा लोग बात क्लियर है, क्या क्लियर है। तो ये जो लाइन टू लाइन बातें हैं आप पढ़ते जाइएगा, हम डायरेक्टली उन बातों को बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए
अब कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर अब किसी नॉन मेटेलिक एसिड की या सॉरी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की किसी बेस के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या होगा। तो यूँ हमने अभी तक की रिएक्शंस में देखा है, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाए, यानी कि लाइम वाटर जिसे बोलते हैं, अगर देखेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 तो क्या होने वाला है। हमने इससे पहले देखा भी था 2.5 की एक्टिविटी में कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। Since this is similar to the reaction between base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। तो आप बोल सकते हो कि ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ये बाय नेचर एसिडिक होते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चा लोग, आपको क्या बातें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे क्या बनता है, CaCO3 का आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेगा और आपको H2O भी फॉर्म होगा। तो आप बोलोगे कि ये क्या है, ये सॉल्ट है, और ये क्या है, ये आपको बच्चे लोग सबको पता होगा कि H2O वाटर का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है बच्चा लोग, वाटर का फार्मूला होता है। चलिए अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपको अटेंड करने हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अदरवाइज हम जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आफ्टर दैट एक DPP क्लास लेके आ जाएंगे, उस DPP की क्लास में ये सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे। तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है। हर चैप्टर के बाद आपकी एक DPP की क्लास आएगी, जिस DPP क्लास में आपको ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराए जाएंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे एज वेल एज कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे। और इसके बाद एक सीरीज हम चालू करेंगे जिसमें हम 10 ईयर्स के लास्ट के बैक ईयर्स के पेपर करने वाले हैं बच्चे लोग। हर सब्जेक्ट का बैक ईयर का मिनिमम 10 ईयर्स का पेपर हम लोग यहाँ पर करेंगे, डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि what do all acids and all bases have in common। आखिर कह रहा है कि क्या भाई सभी के साथ ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस कॉमन होते हैं। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है 2.8। अब उस एक्टिविटी का डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम को गौर से देखो, क्या कह रहा है ये डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम। आपका बार बार हमने बोला है कि डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चा लोग, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम ही हमें बहुत कुछ एक्सप्लेन कर जाते हैं। करें कि इसमें एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या बोल गया सर, ये तो कुछ अलग ही कहानी चल रही है इसकी भाई। कह रहा है कि हमने एसिड को वाटर में ऐड किया और बोल रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है। अगर भाई हमने एसिड को वाटर में ऐड किया है, एसिडिक सॉल्यूशन को वाटर में ऐड किया है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो क्या बच्चा लोग अगर हम बेस को ऐड करें तब भी ऐसा होगा। भाई सोचने वाली बात है, क्योंकि अभी हमने एसिड्स बेस एंड सॉल्ट को इक्वालिटी की फॉर्म में पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने सबकी रिएक्शंस अलग अलग कराई हैं, हमने सारी एक्टिविटी देखी हैं। तो क्वेश्चन तो बनता है ना बच्चा लोग कि अगर एसिड सॉल्यूशन की रिएक्शन हम या एसिड को हम वाटर में मिलाएं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, क्यों हो रही है भाई। सबसे बड़ी बात है बच्चा लोग, क्यों हो रही है, आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। तो हम इस एक्टिविटी में देखेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो इसमें क्या क्या है बच्चा लोग कि आपके यहाँ पे एक रबर का कॉर्क लगा दिया गया है, ठीक है बच्चा लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको दो नेल दिख रही होंगी, एक ने लिए एक ने लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन दिख रहा होगा, ये भरा हुआ है। ये एक आपका बीकर है, ये आपका स्विच लगा दिया गया है ऑन ऑफ करने के लिए। और ये यहाँ पर आपको एक बैटरी ऐड कर दी गई है जो कि 6 वोल्ट की है बच्चा लोग। कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है। और यहाँ पर एक बल्ब को ऐड कर दिया गया है। तो बच्चा लोग यहाँ पे एक बात गौर से समझना कि आखिर ये बल्ब ग्लो कब कब हो रहा है। अगर ग्लो हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये बात समझनी चाहिए। देखो जब भी हम किसी एसिड को या अगर मान लो HCl को हम वाटर से ऐड करेंगे तो यहाँ पे बच्चा लोग आयोनाइजेशन की प्रोसेस होना चालू हो जाती है। मतलब सर आयोनाइजेशन, ये आप क्या क्या नया नया नाम लेके आ रहे हैं। बच्चा लोग परेशान नहीं होना है। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन फ्री हो जाता है। कैसे,
अब देखो हाइड्रोजन ये फ्री हो जाता है तो ये H3O बन जाता है प्लस का, और यहाँ पे Cl माइनस का निकल जाता है। ओहो सर, इसका मतलब कि ये जो हाइड्रोजन आयन फ्री हुआ है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी ग्लो हो रही है। हाँ बच्चे लोग बिल्कुल सही पकड़े हो आप लोग, क्योंकि जो हाइड्रोजन आयन होगा वो एक चार्ज है। क्या है? चार्ज है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा बच्चे लोग? इलेक्ट्रिसिटी होती है, करंट होता है। आपने बच्चे लोग डिफिनेशन पढ़ी होगी कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चा लोग कि आप लोगों ने इस डिफिनेशन को पढ़ रखा है। तो यहाँ से जब भी कोई एसिड बच्चा लोग, कोई भी एसिड H2SO4 हो सकता है इसकी जगह पे, इसकी जगह पे CH3COOH हो सकता है, HCl है अभी। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाता है बच्चा लोग? फ्री हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्री हो जाता है तो ये हाइड्रोजन क्या होने लग जाता है बच्चा लोग? रन करने लग जाता है पूरे इस सर्कल में, यानी कि पूरे इस सिस्टम में। अब सिंपल सी बात है बच्चा लोग, जब कहीं पर चार्ज रन करेगा तो आपने सुना ही है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी रन करने लग जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी का धारा प्रवाह वहां पे हो जाता है, फ्लो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का हो जाता है। तो यही बात इस डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम के अंदर समझाने की कोशिश की गई है आप लोगों को, कि यहाँ पर अगर हम किसी भी एसिड की रिएक्शन बच्चा लोग वाटर से कराते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है बच्चा लोग? आपको वहां पर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। बट बच्चा लोग, आपको ये केस बेस के साथ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा इस बात को समझें। अगर मैं बोलूं एक बात कि हमने एक NaOH ले लिया बेस के केस में, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसे H2O के साथ ऐड किया, तो यहाँ पर क्या होगा? आप देखोगे कि ये जो सोडियम आयन है ये अलग रन करेगा और यहाँ से हमें OH अलग मिलेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन नहीं है, हाइड्रोजन आयन नहीं है। बच्चे लोग बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कैसा आयन है? हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से यहाँ पर बेस के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। बट एसिड के केस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। इज इट क्लियर? तो यही बात बच्चा लोग आपको इस पूरी रिएक्शन के अंदर समझाने की कोशिश की गई है कि टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमने ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, उसके बाद करा एल्कोहल ले लो, उसके बाद करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो एंड सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। फिक्स 2 nails on a cork and place the cork in 100 ml beaker. Connect the nails to the two terminals of a 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in figure 2.3. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? तो हमने अभी बता दिया हम क्या ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो एसिड के केस में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, क्योंकि वहां पे चार्ज क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है एज अ हाइड्रोजन के फॉर्म में, एज अ H+ के फॉर्म में। ठीक है, तो रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? तो बिल्कुल नहीं, सभी केसेस में नहीं होगा। केवल और केवल ये रिएक्शंस एसिड के केस में होगी। जब हम एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो यहाँ पर बच्चा लोग हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम के फॉर्म में निकल करके बाहर आएगा, और हाइड्रोनियम के निकल के जो फॉर्म में बाहर आएगा वो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का रीजन बनेगा। बट इन द केस ऑफ अदर केसेस, यानी कि आप कह दो कि कोई अदर कंपाउंड हो या कोई बेस हो, तो वहां पर ये सारी चीजें नहीं होंगी। क्या बच्चे लोग क्लियर है ये बात? हाँ, एसिड के साथ होगी, एसिड के साथ होगी, क्योंकि वहां पर क्या है? हाइड्रोजन आयन कंटेन है। क्लियर है ये बात? चलिए, इस पूरी एक्टिविटी को अगर आप रीड करेंगे तो आपको यही सारी बातें पता चलने वाली हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप एक बार आराम से रीड मारिएगा। अगर कोई डाउट आता है, एनी डाउट अगर आपके ब्रेन में आता है, आपके दिमाग में आता है, तो आप मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। ओके, चलिए, What happens to an acid or a base in a water solution? तो अगर क्या होगा अगर हम किसी एक एसिड को या किसी एक बेस को हम वाटर सॉल्यूशन में ऐड करें। ठीक है, क्या बात क्लियर है? तो आखिर क्या होने वाला है? तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए, कहानी कुछ यूं है कि बच्चा लोग आपको
ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग एसिड को वाटर में डालें कि वाटर को एसिड में डालें। समझिएगा बात को, क्यों ऐसा किया जा रहा है। यहाँ पर एक पूरे प्रैक्टिकल की बात है, और ये प्रैक्टिकल मैक्सिमम केसेस में आपके स्कूलों में कराया गया होगा। आई होप नहीं कराया गया है तो आप टीचर से बोलिए, आप अपने लेबोरेटरी असिस्टेंट से बोलिए कि सर वी कैन डू इट, तो आप हमें कराइए। ठीक है। टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड NaCl इन आ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। ठीक है। सेट अप द अपरेटस एज शोन इन फिगर 2.4। कह रहा है कि जिस तरह से इस अपरेटस को सेट किया गया है इस डायग्राम में, आप उसी तरह से सेटअप कर लो। ठीक है भाई, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। अब कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में क्या करो, आप उसे ऐड करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे। इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, तो टेस्ट द गैस इन्वॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो कह रहा है कि जो भी गैस बाहर आएगी इस रिएक्शन के ड्यूरिंग, आप उसे क्या करोगे, ब्लू लिटमस पेपर के साथ ट्राई करना है, आपको टेस्ट करना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशंस बतानी है। ठीक है। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, आखिर किस केस में लिटमस पेपर कलर को चेंज करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे नोट टू टीचर्स के लिए है, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस्ड थ्रू अ गार्ड ट्यूब, यानी कि ड्राइंग ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई गैस। तो यहाँ पर टीचर के लिए एक थोड़ी सी बात यहाँ पे बोली गई है। चलिए, तो ये बात हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर यहाँ पे किया क्या जा रहा है। देखो बच्चे लोग, डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम को गौर से देखें। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस की बात चल रही है। देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड को, देखो जब ये रिएक्शन हुई है तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे जमा हुआ है। ये टेस्ट ट्यूब है, आपने इसे जो है टोंग के हेल्प से पकड़ रखा है। यहाँ पर ड्रॉप ऑफ कंटेनिंग H2SO4 कंसनट्रेटेड H2SO4 आप डाल रहे हैं किसमें, सोडियम क्लोराइड में। ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपका मोस्ट लिटमस पेपर है तो डिलीवरी ट्यूब है ये आपकी जो है ये कॉर्क लगी हुई है, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ये आपका पेयर ऑफ टोंग्स है जिस पे आपने होल्ड कर रखा है, और यहाँ पे गार्ड ट्यूब है जिस पे आप कैल्शियम क्लोराइड को कंटेन करोगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द सेपरेशन ऑफ H+ आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। तो सिंपल सी बात है कि जो हमने अभी ऊपर एक्टिविटी की है, इस एक्टिविटी को लेकर के यहाँ पे इन लोगों ने सजेशंस दिए हैं, वही एक्टिविटी आपको यहाँ पे निकल करके आ रही है। तो कोई न्यू बात नहीं है। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो सिंपल सी बात है, जब आप एसिड प्लस बेस को देखोगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये चीज़ हमने तो अभी आपको डिस्कस कर दी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.10 यानी कि 2.10। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। आप वाटर को बीकर में ले लो जिसका अमाउंट कितना है, 10 ml है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली। कह रहा है कि कंसनट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स को इसमें क्या करो, मिलाओ, और मिलाओगे तो उसे हल्का हल्का उसे मिलाना चालू करो। टच द बेस ऑफ द बीकर। कह रहा है कि अगर आपने बीकर के बेस को टच किया तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इज देयर आ चेंज इन टेम्परेचर, क्या यहाँ पर कोई टेम्परेचर में चेंजेस होंगे। इज दिस इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। कह रहा है कि आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। रिपीट द एबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये कहा गया है कि भाई जो आपका एसिड है यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 है, यहाँ पे कंसनट्रेटेड HCl की बात भी कर सकता था, नाइट्रिक एसिड की भी बात कर सकता था, बट यहाँ पर उसने H2SO4 की बात की है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको एक साइन दिखाया गया है, बोला गया है कि बच्चा लोग आप जब भी कभी प्रैक्टिकल करने जाओ तो ये खतरे की घंटी है और इस खतरे की घंटी से दूर रहो। ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चा लोग कि आप यहाँ पे देखोगे कि आपने किसी भी एसिड को, यहाँ पर किसी भी एसिड को क्या किया है, आपने सिंपल सी बात है वाटर के साथ ऐड किया है। एसिड को आपने वाटर के साथ क्या किया है, ऐड किया है।
तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये होगा कि जब आप H2SO4 को आप वाटर के साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चा लोग, यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोनियम आयन बनेगा, ठीक है, H3O+ बनेगा और प्लस SO4 माइनस क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके वजह से आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब को बॉटम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आप बोलोगे बच्चा लोग यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इन द केस ऑफ एसिड, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे एसिड के केस में क्या होगा, आपका जो भी टेस्ट ट्यूब है वो उसका बॉटम जो बोल रहे कि आप टच करो तो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। इन द केस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 आपका जो बॉटम है गर्म हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वहाँ से एक हीट निकलेगी, एक हीट रिलीज होगी और उस हीट के रिलीज होने के रिजल्ट में आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या बात क्लियर है बच्चा लोग। तो यहाँ पर फिर से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। आई होप की बात क्लियर होगी यहाँ तक की। तो अब देखो यहाँ पर एक नई बात निकल के आने जा रही है। यहाँ पर हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, आखिर कोई एसिड एंड बेस सॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये स्ट्रॉन्ग है कि कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस थ्योरी को रीड कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, ये है पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल की बेसिस पर भी हम एसिड एंड बेस को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक होगा या कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस कंडीशन में होगा या आखिर कैसा होगा, न्यूट्रलाइज होगा, कैसा होगा। तो देखो इसकी पहली बार डिस्कवरी की थी प्रोफेसर सोरेनसन ने। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सोरेनसन साहब की देन है, ये प्रोफेसर सोरेनसन की देन है। इसमें आप देखोगे इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक के मार्क्स होते हैं, ठीक है, इसमें 14 तक होता है, ठीक है। यहाँ पर इसे 7 से डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि बीच में आपकी एक 7 नंबर की लाइन होती है जिसे हम बोलते हैं ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ पे बच्चा लोग आपको देखना है कि जितने भी कंपाउंड या जिन भी कंपाउंड का पीएच वैल्यू 7 से बिलो होगी, यानी कि 7 से कम होगी, तो वो सारी की सारी वैल्यूज या वो सारे के सारे कंपाउंड एसिडिक नेचर के होंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप जाओगे इस साइड में, यानी 7 से 6 में जाओगे, फिर 5, ठीक है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ठीक है, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। तो आप क्या देखोगे कि यहाँ से इस साइड जाने पर, यानी कि 7 to 0 जाने पर आपके H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा। जब H+ आयन का कंसंट्रेशन बच्चे लोग इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे कि एसिडिक नेचर उतना ही इंक्रीज होगा। सेम केस आपका यहाँ होगा, जब आप 7 से 14 की तरफ बढ़ोगे तो इस साइड H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और OH आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो 7 से अबव वाले या 7 से जो जिनकी वैल्यू ग्रेटर होगी, जिनका पीएच वैल्यू ग्रेटर होगा, वो सारे कंपाउंड कैसे होंगे, वो सारे कंपाउंड बेसिक नेचर के होंगे। तो आपको बच्चे लोग यहाँ पे इतना ही याद रखना है कि जो पीएच वैल्यू होती है या जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 तक होती है। 7 वाला न्यूट्रल होता है और 7 से 0 तक जाने पर एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, और यहाँ से 7 से ऊपर जाने पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। क्या बात क्लियर है। चलिए, तो आपको यहाँ पे ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको पीएच वैल्यू लिखना है, ये गिवन है आपको, ठीक है, कि आपको गैस्ट्रिक जूस का अबाउट में कितना होगा, लेमन जूस का अबाउट में 2.2 होगा, उसके बाद प्योर वाटर का 7.4 होगा, ठीक है, या प्योर वाटर का 7 होगा और ब्लड वगैरह को आप देखोगे तो 7.4 होगा, ठीक है। मिल्क ऑफ दी मैग्नीशिया का 10 होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, इसी वजह से उसे कंसनट्रेटेड बेसिक बोला जाता है या बेस बोला जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप इम्पोर्टेंस ऑफ द पीएच इन एवरीडे लाइफ क्या है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे एवरीडे लाइफ में हमें ये बात पता चल जाती है कि भाई हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा जो है जितने भी सिस्टम्स बॉडी के अंदर हो रहे हैं, या जो कि मेन है डाइजेशन सिस्टम, जहाँ पर हमारा फूड जा करके एसिडिक नेचर में भी कन्वर्ट होता है। तो वहाँ पे हम कैसे पता करेंगे कि हमें एसिडिटी होगी नहीं होगी। तो हमारे लाइफ में पीएच वैल्यू को लेकर के बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। जैसे आप देखोगे सिंपली कि आपने कोई चीज़ खाई है,
तो आपको पता कैसे चलेगा, आप बोलोगे सर टेस्ट के बेसिस पे, तो आपको बच्चा लोग उसका पता होना चाहिए कि आपको कितने पीएच तक का ही आपको खाना है और कितने पीएच से ऊपर नहीं खाना है, कितने पीएच से नीचे नहीं खाना है, आखिर किस पीएच वैल्यू तक को हमें खा सकते हैं। बात समझ में आ रही बच्चा लोग। तो यहाँ पर कहा गया है कि आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। तो कह रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में रन करती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो अगर 7 से लेकर के 7.8 के बीच में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पीएच वैल्यू में चेंज आता है तो ही वो सर्वाइव कर सकता है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन। तो जब भी कभी कहीं पर किसी वाटर में या आप कह दो कहीं पर रेन वाटर हो रही है और उसकी वैल्यू लेस देन पीएच 6 हो जाए या लेस देन 5.6 हो जाए, कितनी हो जाए, लेस देन 5.6 हो जाए अगर पीएच वैल्यू, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो when the acid rain flows into the rivers it lowers the pH of the river water, the survival of aquatic life is such rivers become difficult। तो ये सिंपल सी बात है। तो अभी तक एसिड रेन वगैरह जैसी बातें हमें बहुत ऐसे एरिया में देखने को मिलती हैं जहाँ पर आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हों। बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पर ये चीज़ें इंक्रीज होती हैं या जहाँ पर ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या बात क्लियर हो गई। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन द योर बैकयार्ड। तो आपको यहाँ पे सॉइल का टेस्ट करके बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप कैसे करोगे, यहाँ पे एक्टिविटी को देखो क्या कर रहा है। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml वाटर टू इट। करेक्ट, 2 ग्राम आप सॉइल ले लो अपनी बैकयार्ड की और उसमें 5 ml वाटर को ऐड कर दो। सेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और आप टेस्ट ट्यूब को क्या करो, उसे सेक करो या मिलाओ उसे। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। तो चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की हेल्प से क्या करना है, ऐसे चेक करना है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन। तो आप क्या आइडिया दोगे अगर मान लो कि आपके सॉइल का जो पीएच वैल्यू है एसिडिक निकल आता है, आप क्या वहाँ पे आइडिया दोगे कि अगर सॉइल का पीएच वैल्यू बेसिक निकल आता है, या आप क्या आइडिया दोगे अगर वहाँ के सॉइल का पीएच वैल्यू कैसा है, न्यूट्रल है या 7 है। क्या बात समझ में आ रही है। तो आपको इस बात को हल्का सा ध्यान देना है। तो पीएच इन आवर डाइजेशन सिस्टम में हमने बताया आपको कि सिंपल सी बात है क्या होता है, वहाँ पे HCl का भी फॉर्मेशन होता है, आपने देखा होगा। हम पढ़ाएंगे बायो के केस में, जब बायो का चैप्टर चलेंगे तब हम आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। फिर हम पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ द टूथ डे। तो आप देख सकते हो कि अगर आपके टूथ डे के स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर एसिड रेन जैसी कंडीशन है। तो अगर कह रहा है कि अगर माउथ का आपके पीएच वैल्यू 5.5 से लोअर हो जाए तो आपके दांत क्या होना चालू हो जाएंगे, डिकेइंग होना चालू हो जाएंगे, खराब होना चालू हो जाएंगे, आप बुढ़े होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है। सेल्फ डिपेंड बाई एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। तो सिंपल सी बात है बच्चा लोग, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे आपने मधुमक्खी देखी होगी, बी जैसे बोलते हैं, या आपने चींटी देखी होगी। तो चींटी या मधुमक्खियों के केस में जो डंक होता है, डंक में आपने देखा होगा कि वहाँ फार्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फार्मिक एसिड। अगर मुझे कोई चींटी काट ले, आपको कोई चींटी काट ले और आप वहाँ खुजला दें तो आपको रेड कलर का एक स्पॉट क्रिएट हो जाएगा। या अगर आपके डंक से आके बी कोई या मधुमक्खी कोई आकर के आपको काट के चली जाए तो आपका मुंह सूज जाता है या आपको उस पोर्शन में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये क्यों होता है, ये फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। तो आपको क्या करना है, इस वॉरफेयर से, इस केमिकल वॉरफेयर से सेव भी करना है। तो कैसे आप करेंगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। आप देखेंगे कि नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। तो आपको पास यहाँ पे जो भी है, नेटल इज अ herbaceous plant which grows in the wild, so its leaves have stinging hair which cause painful stings when touched accidentally. This is due to the methanoic oxide secreted by them. तो यहाँ पर एक नेटल की जो है आपका जो हर्बेशियस प्लांट है उसमें मिथेनिक ऑक्साइड होता है, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसे यूज करके अपने आप को सेव कर सकते हो, उस पोर्शन को क्या कर सकते हो, दोबारा से रिवाइव कर सकते हो, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स कौन कौन से, भाई विनेगर में आप देखोगे एसिटिक एसिड मिलता है ना। श्योर मिल्क में देखोगे तो आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, लेमन में भी साइट्रिक एसिड, ठीक है। टैमरेंड में आपको टैट्रिक एसिड मिलेगा, एंड स्टिंग में आपको मेसनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। आपको टोमेटो में आपको क्या मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा, नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड मिलेगा। तो ये बात क्लियर होगी बच्चा लोग। चलो तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको अटेंड करना है, हम बाकी क्लास कल करेंगे और कल आई होप ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।